नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में उद्यमशाला चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल। 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी है। एसआईआर को लेकर सीएम धामी का कांग्रेस पर निशाना। तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर आपत्ति किए हुए ये सवाल पूछे गए। तो देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य सेवक सदन में हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, खजान दास, गणेश जोशी और सांसद नरेश बंसल समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। तो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और जल्द ही 2 लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण, फर्जी या संदिग्ध नाम हटाने की प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने गांवों की भूमिका को लेकर कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने में गांव अपनी क्षमता और मेहनत के दम पर अहम योगदान दे रहे हैं। और यही सकारात्मक परिवर्तन हमारे जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम है, उसको करीब से अनुभव करने, करीब से देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और आज ये मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव प्रदेश के विकास के अब केवल सहभागी नहीं बन रहे, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य, परिश्रम और अपनी पूरी संभावनाओं के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारी प्रकृति के द्वारा दी हुई हमको धरोहरें हैं, बहुत हमारा आशीर्वाद है। अभी जैसा भरत चौधरी जी ने बताया कि मैं अभी इससे पहले एक पलायन निवारण आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबके बीच में आया हूं। और पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से एक चुनौती हमारे सामने रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर होता जा रहा है। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखे कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। देखिए, ये एसआईआर पूरे देश के अंदर एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होता है। और कोई देश की आजादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है। कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। और वहीं अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई जनप्रतिनिधि और दर्जा मंत्री मौजूद रहे। चौपाल में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य युवाओं को पलायन के बजाय अपने क्षेत्र में ही रोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दौरान युवाओं की समस्याएं और सुझाव भी सुने गए। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को चौपाल के रूप में आज पूरे 13 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है
उसके प्रचार प्रसार हेतु भी और उनके महिलाओं के सम्मान के लिए भी आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। निश्चित रूप से महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए, खासकर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खासकर वो महिलाएं, खासकर वो पुरुष जो व्यावसायिक सोच रखते हैं और ग्रामीण स्तर के हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी होता है। सुनहरा इस योजना के माध्यम से उन्हें जो है कई कार्य जो है उनके बड़े सरलता के साथ में हो जाते हैं। एक ग्रामीण उत्पाद को जो है उसे ग्लोबल करने का भी एक ये रास्ता है। मैं मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। जनपद अल्मोड़ा जो है इस दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहा है। आज जो एक उद्यमशाला मुख्यमंत्री जो ये चल रहा है, मुख्यमंत्री का एक योजना ये है कि वो अपनी बहनें आत्मनिर्भर ने हर हाथ में काम रहे। हमारे जो समूह की बहनें हैं वो अपना काम करें, चाहे रीठा डिंगाल हो, चाहे अपना कला संबंधित हो, या ऐपण हो, या मिलट का हो, मड़वा झुमरा हो, या कई काम ऐसे हैं जो हमारी बहनें कर रही हैं। मशरूम का हो, सिलाई का हो, तो हर हाथ पे काम होना चाहिए और आत्मनिर्भर बननी चाहिए। ये कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के माध्यम से उन महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, जो वास्तविकता में घर के प्रबंधन से लेकर के आज देश के सबसे बड़े प्रबंधन तक, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वहाँ तक का उनका प्रबंधन हुआ है। नई नई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हुआ है। आज मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको लॉन्च किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जहां एक और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में ये योजना सहायक होगी, वहीं गांव के जो लखपति दीदी हैं हमारी छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाने के लिए महिलाएं प्रयासरत हैं। वहीं देहरादून के प्रेमनगर में पीजी और हॉस्टलों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ चेकिंग की। एसएसपी के निर्देश पर चले अभियान में पुलिस ने छात्र छात्राओं के सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। अनियमितता मिलने पर 4 हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किए गए, जबकि देर रात घूम रहे 4 युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पुलिस के सभी छात्रों का 100% सत्यापन, सीसीटीवी और रात 10 बजे के बाद प्रवेश व्यवस्था नियंत्रित रखने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रेमनगर और सीओ सदर, सीओ सिटी और साथ ही साथ अन्य थानों की पुलिस फोर्स के द्वारा और पीएसी के द्वारा प्रेमनगर में जो बिधौली एरिया है, झाझरा एरिया है, वहाँ जो हमारे प्राइवेट पीजीज हो गए हैं, हॉस्टल्स हो गए हैं, खासकर वैसे जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ औचक जो है निरीक्षण किया गया है। छात्रों के जो कमरे हैं उनको भी चेक किया गया है और उससे जानकारी की गई, पूछताछ की गई। उद्देश्य यही था कि देखिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो पढ़ाई के उद्देश्य अगर आए हैं तो ठीक है, उनके अगर रूम पे कोई बाहरी तत्व रह रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट रह रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है उस एरिया से, अगर वो रह रहा है तो बेसिकली उनकी सघन चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा कई हॉस्टल को चेक किया गया है, छात्रों से बातचीत की गई है, उनको अवेयर किया गया, उनको हिदायत भी दी। और वहीं लोहाघाट में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़त्रियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के कार्यकाल में संचार क्रांति और पंचायती राज समेत देश के विकास में किए गए योगदान को याद किया। राजीव गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर जनपद चंपावत कांग्रेस कमेटी द्वारा उनकी जयंती मनाई गई। उनके द्वारा युवाओं को जो 21 वर्ष में मतदान देने का अधिकार था उसको कम कर 18 वर्ष किया गया और इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाई गई। बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए जो समाज को आज भी नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी और ये समाज राजीव गांधी जी द्वारा किए गए इस कार्य को और उनके द्वारा उस कार्यकाल में जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्य किया गया आजीवन इसी पूरे देशवासी उनको हमेशा जिंदगी भर याद करते रहेंगे। और वहीं देहरादून में 15 सितंबर के बाद गढ़वाल मंडल की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून खत्म होते ही गड्ढों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। छोटे गड्ढों को अभी ठीक करने और बड़े मरम्मत कार्यों को 15 सितंबर के बाद पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अभी बारिश चल रही है तो इसको 15 सितंबर के बाद जो है, जब बारिश ख़त्म होगी तो हम लोग गड्ढों को ठीक कराने का कार्य शुरू कराएंगे। अभी जो उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए सभी जिलाधिकारियों को, सभी विभाग, PWD, PMGSY, इनसे संबंधित विभाग जिनके रोड्स हैं, उन सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो अपनी कार्रवाई पूर्ण कर लें और 15 सितंबर के बाद अपना उन गड्ढों को तत्काल ठीक कराएं। और हरिद्वार में वंदे भारत एक्सप्रेस में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फीट लंबे अजगर को रेल कर्मचारियों ने वॉशिंग लाइन में देखा, जिसके बाद से वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। तो देखिए किस तरीके से अजगर को पकड़ने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे तक रेस्क्यू का काम किया है और उसके बाद से उसको पकड़ने की कोशिश की गई और अजगर को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद से अजगर को सुरक्षित वन में छोड़ दिया गया है। लेकिन तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं, वॉशिंग लाइन में अजगर दिखने से हड़कंप मचता हुआ और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नज़र आ रही है, उसके बाद से लोग वहां पर काफ़ी परेशान होते हुए, डरे हुए, सहमे हुए। लेकिन जैसे ही अजगर का रेस्क्यू किया गया, उसको पकड़ा गया, उसके बाद से वहां पर माहौल में शांति आती हुई देखी गई। एक अजगर की सूचना था जो वंदे भारत ट्रेन यार्ड में जो लगी हुई थी, तो उसमें एक अजगर की सूचना थी। तो तुरंत यहाँ से तत्काल एक टीम बना के आरती पंद्रह के नेतृत्व भेजी गई, जिसे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा के रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे बरसात का सीज़न है, तो ये पूरा हमारा जो हरिद्वार ज़िला है, ये आरक्षित वन और राज्य की सीमा से लगा हुआ है और इसमें जंगल से जो है सरीसृप वगैरह जो है आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन हमने कई टीमें बना रखी हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसी कैसी खबर आती है तो तुरंत उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। और देखिए इसी बीच देहरादून के रायवाला में दबंगई का मामला सामने आया। नेपाली फार्म से थार चालक एक बस का पीछा कर रहा था। मोतीचूर फ्लाईओवर पर कहासुनी के बाद आरोपी ने बस चालक को थार से कुचलने की कोशिश की। इसके बाद एक अन्य कार को भी टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थार बरामद कर ली है। और वहीं कालाढूंगी के धनपुर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर घटतौली और ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत का प्रशासन ने संज्ञान लिया। बता दें कि शिकायतों के बाद तहसीलदार पूजा शर्मा ने खाद्य और पूर्ति विभाग की टीम के साथ पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया और इस दौरान पंप की व्यवस्थाओं की जांच की गई। संचालक स्टाफ को सख्त चेतावनी दी गई। ग्राहकों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर भी उन्हें सचेत किया गया। क्षेत्रवासियों को एक शिकायत तेल की तो थी, साथ में जो यहाँ का स्टाफ है उसके द्वारा जो यहाँ से बर्ताव किया जा रहा है गाँव वासियों से और उनसे गलत शब्द बोले जा रहे हैं, तो उससे क्षेत्रवासियों में रोष था। और आज देखिए आप तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने तहसीलदार महोदय के सामने भी अपनी बात रखी कि किस तरह से ये पेट्रोल पंप वाले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम सब ने एकजुट होकर अब हमने सब ने गाँव वासियों ने एक निर्णय लिया है कि जब तक ये स्टाफ इनका यहाँ से हटता नहीं, तब तक इस जियो पंप धनपुर में हम में से कोई भी यहाँ पर तेल डलवाने नहीं आएगा। ये हम सब गाँव वासियों का सामूहिक निर्णय है।
शिकायत हमें आज ग्रामवासियों द्वारा ये दी गई थी कि उक्त पंपों पे कुछ कार्मिकों द्वारा अभद्र व्यवहार और घटबड़ में कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में हमारे द्वारा पूर्ति निरीक्षक और बाट विभाग को इसके साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है। पेट्रोल के घटबड़ के संबंध में भी जांच की गई है और साथ ही जो अभद्र व्यवहार के संबंध में जो शिकायत थी उसमें दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि कानून एवं शांति व्यवस्था दोनों पक्ष बनाए रखें। और वहीं हरिद्वार में हो रही भारी बारिश के साथ ही अब जंगली जानवरों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि कहीं तेंदुआ चहलकदमी कर रहा तो वहीं कहीं मगरमच्छ भी घूम रखे गए, कहीं अजगर निकल रहा है। हालात ये है कि जंगली जानवरों के निकलने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया, तो वहीं वन विभाग का काम और जिम्मेदारी बढ़ गई है। दरअसल जगजीतपुर के इलाके में एक मगरमच्छ गंगा के किनारे आबादी क्षेत्र में पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने उसका रेस्क्यू करके वापस गंगा में छोड़ा। जबकि शहर की पौष कॉलोनी बिल्केश्वर कॉलोनी में एक दिन पहले रात में एक तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ, जबकि शहर में अलग अलग स्थानों पर अजगर निकले हैं, जिनको वन विभाग ने रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया है। और वहीं देहरादून में सास बहू की जोड़ी ने राखी कारोबार के आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। माल देवता की लीला रावत और अलका रावत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हैंडमेड राखियां तैयार कर रही हैं। इस बार दोनों ने 2000 से ज्यादा राखियां बनाने का लक्ष्य रखा। पिछले साल राखियां बेचकर 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था और अब ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो वहीं सहसपुर और डोईवाला की करीब 100 महिलाएं भी राखी कारोबार से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो उसमें जैसे हर वर्ष हमारी जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य करती हैं, राखी बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती हैं और भी काफ़ी चीज़ें उसमें बनाती हैं। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की पहल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं डोईवाला, सहसपुर और रायपुर में विशेष तौर पर जो हमारे CLFs और SHG ग्रुप्स हैं, गायत्री, सक्षम एंड अदर ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, जो इसमें बहुत अच्छी राखियाँ बना रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी राखियाँ बना रही हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे सभी विकास खंडों में हमारे NRLM की महिलाओं द्वारा राखी के पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही उत्साहपूर्वक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हमारे SHG और हमारे क्लस्टर की महिलाओं द्वारा उच्च गुणवत्ता की राखी बनाई जा रही हैं। इसमें हमारे रायपुर ब्लॉक के नई दिशा क्लस्टर की महिलाएं और हमारे डोईवाला की जो है पहाड़ी भूली ग्राम संगठन, वैभव लक्ष्मी ग्राम संगठन और हमारे सहसपुर ब्लॉक के सक्षम क्लस्टर की महिलाओं द्वारा राखियां बनाई जाने का काम किया जा रहा है। और इसमें सशक्त बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं, उनके क्रम में उत्तराखंड सचिवालय में भी 24 से 27 अगस्त तक हमें 5 स्टॉल आवंटित किए गए हैं। मैं आशा किरण स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ और मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूँ NRLM से, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से महिलाओं के लिए रोज़गार के अन्य साधन आते हैं, नए वो आते हैं, स्कीमें आती रहती हैं और हम हर सारी महिलाएं जो है तो इससे काफ़ी लाभ उठाती हैं। और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा मिल रहा है, और क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और किसी की वो नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समूह से जुड़ी हूँ पिछले साल से, और पिछले साल से समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, जिससे मैं जैसे मैंने ये अपना हैंडमेड राखियाँ का स्टार्ट किया था। हैंडमेड राखियाँ बनाते हैं तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल, इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखियाँ बनाई हैं। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखियाँ इस बार बनाई हैं। तो धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं धामी सरकार का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, और धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का।
और वहीं खटीमा के कुटरी में हर घर जल योजना की जमीनी हकीकत सामने आई। पचौरिया गांव में घरों तक पाइपलाइन और नल तो पहुंच गए, लेकिन महीनों बाद भी नलों में पानी नहीं आया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिला, तो वहीं जल संस्थान के ईई वशीधर भट्ट ने बजट नहीं मिलने को योजना अटकने की वजह बताया। ऐसे में दर्जनों परिवार आज भी पानी के लिए परेशान हैं। पचौरिया में जो है हर घर नल में एक नई स्कीम बन रही है, जिसमें टैंक बन चुका है, लाइनें भी पड़ चुकी हैं। कुछ जगह जो है लाइनें एक्सटेंड होनी है, एक्सटेंशन का काम थोड़ा रुका पड़ा है, कुछ कनेक्शन होने बाकी हैं। तो उसका वजह है कि जितना काम कर चुके हैं, अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बजट की अलॉटमेंट होना था पिछले 1 साल से हुआ नहीं है। पहले भी हुआ था तो 1-1.5 साल पहले बहुत कम हुआ था, जिसकी वजह से ठेकेदार के आदमी काम कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं, जो प्रगति पूरी नहीं आ रही। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो छूटा हुआ काम है वो कर ले। भुगतान आगे भविष्य में उसका भुगतान तैयार कर दिया जाएगा, जब भी बजट आया उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, दे रहे हैं हमेशा। अभी हमारे चुनाव को 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ और इन 1 सालों में मैं केवल इस पानी की समस्याओं के बीच घिरी हुई हूँ, क्योंकि जल संस्थान को लगभग 3 साल हो गए और इन 3 सालों में उन्होंने पाइपलाइनें तो बिछा दी हैं, लेकिन वहाँ पानी का बूंद नहीं आता है और रास्ते रास्ते में पाइपलाइन टूटी हुई है। टूटी हुई पाइपलाइनों का उन्हें अगर सूचना दी जाए कि हाँ पाइपलाइन टूटी है, तो जल संस्थान के अधिकारी ना हमारा फोन उठाते हैं, ना उसको समय पर ठीक करते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उनको अपनी समस्या बताते हैं, पर उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। से हमारे गांव में पाइपलाइन बिछी है, तब से अभी तक कम से कम 10-12 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में टोंटी नहीं लगी और हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। कई बार हम इसकी शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जब से ये टोंटी लगी है तब से एक बार भी इसमें पानी नहीं चला है। उसके बाद मैंने कितनी शिकायतें करी, ग्राम प्रधान जी के द्वारा भी करी गई, जो ऑपरेटर है उसको भी मैंने कितने फ़ोन करे। एक नया ठेकेदार आया था, उसको राघव पांडे नाम है, उसको भी मैंने कितने फ़ोन करे। अब पहले एक दिन तो वो आए, दूसरे दिन के बाद उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। तब से अब ये आएंगे बिजली का बिल, ये पानी का बिल लेने के लिए। तो बताओ अब कैसे कोई देगा इनको बिल, कहाँ से देंगे बिल हम? एक बार भी इसमें पानी नहीं आया। इतनी शिकायतें करने के बावजूद भी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मतलब। देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर निशाना साधा। यूकेटी के अग्निवीरों के भविष्य के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। दल का कहना है कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए स्पष्ट व्यवस्था मिलनी चाहिए। यूकेटी ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की है। साल में जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका फ्लो देखिए आप, एक इनटेक अग्निवीर आता है, रिक्रूटमेंट करता है, सर्विस करता है, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं। अब जो ये रिलीज वाला पार्ट है, इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया उस समय सरकार ने रिलीज की बात ही नहीं करी कि वो जब 4 साल बाद बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा वो। 4 साल उसने अपने लाइफ के उसने देश को दे दिए। 4 साल में जो उसका साथी था जो सेना में नहीं गया, उसने 4 साल में ग्रेजुएशन कर ली, कुछ उसने अपना कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया, या उसने अपना कोई धंधा पानी चालू कर दिया। तो 4 साल वो कर रहा था। 4 साल ये क्या कर रहा था? ये देश की सेवा कर रहा था। अब जब ये 4 साल बाद बाहर आएगा तो आप समझिए ये बिल्कुल अंधकार में आ गया। अब इसको कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है आगे। खबर चमोली से है, जहां नारायण बाड़ में आवारा और हिंसक कुत्तों के लगातार हमले देखने को मिल रहे। बता दें कि हिंसक कुत्तों के लगातार हमलों के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 20 से 23 अगस्त 2026 तक 10 स्कूलों में 4 दिन का अवकाश घोषित कर दिया। तो वहीं इस दौरान बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। देहरादून के पटेल नगर में फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के चंद ही घंटों के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल कार भी बरामद की। फायरिंग में साहिल नाम का युवक घायल हुआ था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा। पुलिस ने 4 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
को थाना पटेल नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटेल नगर में जो ITS कॉलेज वाली रोड है वहाँ 2 गुटों में जो है कुछ मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर वहाँ पहुंचकर छानबीन की गई। इस बीच जो एक व्यक्ति जिसको कि फायरिंग में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी उसको महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती किया गया, जो अब उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है और वो उपचाराधीन है। और अधिक जानकारी करने पर यह पता चला कि जो पीड़ित है वो साहिल नाम का व्यक्ति है, उसका जो है जो दूसरा पक्ष था वो गुरमीत और उसके साथी उनके द्वारा पहले से ही कुछ वाद विवाद चला आ रहा था। आज भी उन दोनों पक्षों के बीच जो है फ़ोन पर हॉट टॉक्स हुई और इसी बीच गुरमीत अपने साथियों के साथ ITS कॉलेज रोड पर पहुंचा, जहां के पीड़ित अपने साथियों के साथ मौजूद था। वहां भी दोनों पक्षों में जो है बहस और गर्मागर्माई हुई। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों